नमस्कार डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आप सुन रहे हैं प्यारी सी मन को छू लेने वाली पारिवारिक प्रेम कहानी ऐ मेरे दिल बता। अगर आपने कहानी के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। सारे पिछले भाग चैनल पर अपलोडेड हैं। लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि आकाश और धरती अब पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में डूब चुके हैं, मगर हर बार उनके मिलन में कोई न कोई बाधा बन जाता है। दूसरी तरफ अर्नब भी रूही के प्यार में पड़ गया है, पर अपने दिल की बात अभी तक उस तक पहुंचा नहीं पाया। उसकी गाड़ी ऊल जलूल शायरी तक ही सीमित है। रक्षित और शोभा जी आकर्ष को अपने ससुराल में इस तरह धरती के साथ देखकर सुखद आश्चर्य से भर जाते हैं, ढेरों आशीर्वाद देते हैं। वहीं आकर्ष अपने पिता से उसकी धरती से शादी का सच जानने के लिए सवाल करता है। अब आगे। एक दिन जब मैं मुखिया जी के घर पहुंचा तो माहौल बेहद तनाव भरा था, जिसे मैं महसूस कर सकता था। लेकिन हंसती खिलखिलाती हुई धरती के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं था। वो वैसे ही बड़ी सी मुस्कान के साथ मेरे लिए चाय लेकर आई और बोली, काका हमारा रिश्ता तय हो गया है, अब से आपको नीलू के हाथों की चाय ही मिलेगी। मुझे समझ नहीं आया, शादी तय होना तो खुशी की बात थी, फिर वहाँ सब टेंशन में क्यों थे। पंडित जी पास आकर बैठे। उनके चेहरे पर की परेशानी को मैं साफ पढ़ सकता था। मैंने उनसे पूछा ही था कि उनके दुख का लावा फूट पड़ा। धरती को गांव के बड़े घर का कोई लफंगा पिछले काफी टाइम से तंग कर रहा था। उन्होंने धरती को किडनैप करने तक की धमकी दी थी और एक बार तो रात में धरती से मिलने उसके घर तक आ गया था। रोज रोज उस लड़के की धमकियों और उल्टी सीधी हरकतों से तंग आकर मुखिया जी ने धरती की शादी पड़ोस के गांव में एक भले मध्यम वर्गीय परिवार में तय कर दी। अच्छा कमाऊ लड़का था, शहर में नौकरी करता था, गोद भराई हो चुकी थी और अगले महीने शादी थी। उस लफंगे को पता चला तो उसने उस लड़के के पूरे परिवार को खूब धमकाया और धरती के बारे में भी खूब उल्टा सीधा बोला। उससे भी बुरा हुआ जब वो लफंगा शहर में उस लड़के तक भी पहुंच गया जिससे धरती का रिश्ता होना था। वहां अपने गुंडों के साथ पहुंचकर उसने उस लड़के से जमकर मारपीट की और अधमरा करके छोड़ दिया। वो पूरा परिवार डर गया, इसलिए उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया। धरती टूट गई, उसके चेहरे की मुस्कान गायब सी हो गई थी। वो परिवार तो क्या, अगले 4 गांव के लोगों ने भी धरती के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। पंडित जी भी टूट गए थे। शादी की तारीख तय होने के बाद, सारे इंतजाम होने के बाद रिश्ता टूट जाना कोई छोटी बात नहीं थी, और उस पर भी उस लफंगे का बार बार धरती को परेशान करना उनके लिए और भी कष्टदायक हो गया था। उस वक्त मैंने निर्णय लिया कि धरती को मैं अपने घर ले आऊंगा। ईश्वर ने मुझे बेटी नहीं दी तो क्या हुआ, उसे मैं बहू बनाकर लाऊंगा और बेटी के समान प्यार दूंगा। मैंने एक बार पंडित जी के सामने तुमसे धरती की शादी का प्रस्ताव रखा और वो तुरंत मान गए, शायद इस वजह से कि उन्हें पता था कि धरती हमारे घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी। धरती अर्नव की हम उम्र थी। मैं उसकी शादी अर्नव से ही कराना चाहता था, लेकिन जब तक बड़े भाई की शादी ना हुई हो छोटे की कैसे हो सकती थी। ऊपर से वो ग्रेजुएशन के मिडल में था, इसलिए मैंने तुमसे उसकी शादी का डिसीजन लिया। तुम कभी उसके लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने जमीन और डील इन सब का नाटक किया। रक्षित की आंखों में आंसू थे। वो कार की सीट पर अपना सिर टिकाकर आंखें मूंद कर बैठ गए। मैंने सोचा था शादी के बाद कुछ समय में तुम उसे एक्सेप्ट कर ही लोगे, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारे व्यवहार से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैंने उस लड़की को एक नरक से निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया हो। लेकिन तुम उस लड़की को देखो, चुपचाप सब सहती रही। तुम्हारे व्यवहार के कारण मैं शादी के बाद कभी मुखिया जी से मिलने नहीं आया। मन में डर बैठ गया था, कहीं उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि बिटिया कैसी है तो मैं क्या जवाब दूंगा। आकाश चुपचाप अपने पिता की बातों को सुने जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, अपने कर्मों का पश्चाताप था। वो आगे बढ़कर अपने पिता से लिपट गया। डैड डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको हमेशा ही गलत समझा। मुझे यही लगता रहा कि आपने अपने प्रॉफिट के लिए ये शादी करवाई थी। मैं गलत था डैड, लेकिन आप सही थे। अच्छा किया आपने जो मुझे पहले सच नहीं बताया, वरना मैं उस पर तरस खाकर भी शादी नहीं करता, क्योंकि मेरी सोच आप जैसी नहीं है डैड। रक्षित बहुत प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेर रहे थे। मैं जानता हूँ आकाश, आजकल की जनरेशन में हर कोई अपने बराबर का पढ़ा लिखा और कार्यरत जीवन साथी ही चाहता है। हाँ, धरती पढ़ाई लिखाई में तुमसे बहुत कम है, लेकिन परिवार को संभालना, हर सदस्य की जरूरतों को पूरी करना उसे भली भांति आता है। बेटा मेरा विश्वास करो, परिवार को जोड़कर रखने की कला दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। जिसे ये कला आती है उसे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं। धरती तो इसमें माहिर है, सबको खुश करना जानती है। तुम्हें उसके इस हुनर का सम्मान करना चाहिए। आकाश की आंखों में अब जो पश्चाताप था वो जा चुका था। खुशी के मोती अभी भी उसकी आंखों में झिलमिला रहे थे।
भावनाओं के बादल छट चुके थे। आसमान बिल्कुल साफ हो गया था। जहां धरती और आकाश की प्यार भरी जिंदगी की नई शुरुआत का सूरज चमक रहा था। आकाश ने खुशी खुशी में वोदका की पूरी बोतल गटकने के मूड में था, लेकिन रक्षित ने उससे बोतल छीन ली। बस बस, ज्यादा नहीं, शादी का माहौल है। पंडित जी को पता चल गया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। चलो अब अंदर जाओ। आकाश हंसते हुए कार से निकलकर घर के अंदर चला गया। रक्षित को ऐसा महसूस हुआ जैसे सीने पर रखा कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। आकाश अंदर पहुंचा। उसकी आंखें चारों ओर बस अपनी इकलौती मोहब्बत को ढूंढ रही थी। आंगन के बीचों बीच लगे मंडप के किनारे शोभा और धृति की मां कुर्सियों पर बैठी हुई थी। वहीं अपनी सास के पास नीचे जमीन पर गुड़िया की तरह सजी धजी धृति बैठी हुई थी। आकाश पीछे से उसके करीब गया और उसे कमरे में चलने का इशारा किया। धृति ने अपनी माँ और सास की तरफ इशारा करके उसे आने से मना कर दिया। आकाश को हंसी आ गई। वो मुड़कर कमरे की तरफ जाने लगा। कमरे की दहलीज पर खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाए, धृति, पानी लाओ। धरती सहित आंगन में बैठे सारे लोग आकाश की तरफ देखने लगे। इस बार मंडप से पंडित जी भी आकाश को ही देख रहे थे। बेचारा घबरा गया। धरती उठकर रसोई से एक गिलास पानी लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। आकाश ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे कमरे के अंदर खींच लिया। आप क्यों करते हैं ऐसा? कितने लोग बैठे हैं वहां पर? ओके ओके, सॉरी बेबी, अब नहीं करूँगा, जरा मेरी बात सुन लो। आकाश बच्चों की तरह कान पकड़कर बोला और धरती को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। कुछ छूट गया था अधूरा, चलो उसे पूरा कर लेते हैं। धरती जानती थी वो किस बारे में बात कर रहा है। सुनिए ना, बाहर शादी की रस्में चल रही हैं, हमें वहाँ होना चाहिए, बस एक बार प्लीज़, आकाश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। धरती ने नज़रें झुकाकर अपने होठों से उसके माथे को चूम लिया। आकाश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से सटा लिया और अपने जलते हुए होठ उसके गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक फिराने लगा। धरती बस आंखें मूंदे उन खूबसूरत लम्हों को महसूस कर रही थी। वो आकाश के गले में हाथ डाले हुए उसकी गोद में बैठी थी। दरवाजे के बाहर से लोगों के आने जाने की आवाज़ें आ रही थी। धरती को थोड़ा डर लग रहा था, अगर किसी ने दोबारा कुंडा खटका दिया तो ये फिर से नाराज हो जाएंगे। उसने जल्दी से आगे बढ़कर आकाश के होठों को अपने होठों में लिया। आकाश उसकी इस जल्दबाजी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे हंसी आ गई। उसने धरती के होठों को उंगलियों से पकड़ लिया। अरे रे, बहुत जल्दी में हो रानो, मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती भी मत करो बेबी। धरती खिसी आ गई। हटिए, हम जा रहे हैं, छोड़िए ना हमें। तुम्हें तो रोमांस करना भी नहीं आता, चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ, बाद में सिखा लीजिएगा, अभी चलते हैं ना बाहर, कोई आ गया तो अब फिर आप नाराज हो जाएंगे। आकाश धरती के साथ कमरे से बाहर आ गया। मंडप के नीचे कन्यादान किया जा रहा था। नीलम के पिताजी तो थे नहीं, इसलिए धरती के पिता ने ही उसका कन्यादान किया। धरती को अपनी शादी याद आ रही थी। वो दोनों घुटनों पर बाहें टिकाए और उन पर अपना सर रखकर अपनी शादी की रस्में याद कर रही थी। कुछ देर बाद आकाश भी उसके पास आकर बैठ गया। सती थोड़ी सी गुमसुम थी। आकाश ने वहीं उसे अपनी बाहों में भर लिया। चलो हम दोबारा शादी कर लेते हैं। धरती उसकी बात सुनकर हंसने लगी। हंसो मत, अच्छा सुनो, मेरे साथ भाग चलो। दोनों मंडप के किनारे जमीन पर बैठे हुए थे। आकाश ने धरती को अपनी बाहों में भर रखा था। धरती को लाज समाज किसी की फिक्र नहीं थी। शादी के बाद इतने दिनों में पहली बार उसका पति उसे पति के रूप में मिला था। उस प्यार के एहसास को बिल्कुल वो जाया नहीं करना चाहती थी। फेरों की शुरुआत हो चुकी थी। पंडित जी ने एक एक कर वचन पढ़ने शुरू कर दिए। आकाश उस खूबसूरत माहौल में खो चुका था। वो नीलम की जगह धरती को और उसके पति की जगह खुद को इमेजिन कर रहा था। उसे मंडप में वो और धरती फेरे लेते हुए दिख रहे थे। धरती भी उसके कंधे पर सर टिकाए पुरानी यादों में डूब चुकी थी। औरतें मंडप में बैठकर गाने गा रही थी। तुम्हें समझ आता है पंडित जी क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। धरती मुस्कुरा दी और उसकी बाहों में सिमट गई। अच्छा तो बताओ क्या कह रहे हैं? पहला फेरे के साथ लड़की यानी दुल्हन अपने होने वाले पति से कहती है, यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा धर्म कार्य आप करें, मुझे अपने बाएं अंग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूँ। ये 7 वचनों में पहला वचन है। मैं वचन देता हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भी शुभ काम तुम्हारे बिना अधूरा ही रहेगा। धरती चौंक कर उसकी तरफ देखने लगती है। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। चलो आगे बताओ, अब क्या कह रहे हैं पंडित जी? आकर्ष बोला। दूसरे वचन में लड़की अपने होने वाले पति से कहती है, जिस तरह मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ उसी तरह मैं आपके माता पिता का भी सम्मान करूंगी और घर की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान का निर्वाह करूंगी। मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान और घर को अपना मानेंगे तो मैं आपके बाएं आना चाहूंगी।
आकाश ने उसका हाथ को अपने हाथ में ले लिया। धृति के माँ पिता की तरफ देखा और बोला, मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का दामाद नहीं, बेटा बनकर रहूंगा। उनके हर सुख दुख में बेटे की तरह उनका साथ दूंगा। धृति एकटक बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रही थी। तीसरा फेरा शुरू हो गया था। नीलम आगे चल रही थी, उसका पति उसके पीछे चल रहा था। तीसरे फेरे में लड़की यह कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके बाएं अंग में आने को तैयार हूँ। आकाश ने बहुत रोमांटिक तरीके से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तुम मेरी सबसे खूबसूरत जिम्मेदारी हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा धृति। धृति की आंखें भर आई, उसकी सांसें उलझी हुई सी चल रही थी। चलो आगे बताओ बेबी। अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके बाएं आऊंगी। तुम्हारी और हमारे फ्यूचर बेबीज की सारी डिमांड्स पूरी करना मेरी ड्यूटी रहेगी मैडम। मैं अपनी प्यारी सी फैमिली को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। पांचवें फेरे की शुरुआत हो चुकी थी। आकाश और धृति भी उसी मंडप में मन के फेरे लगा रहे थे। हर फेरे के साथ धृति खुद को आकाश के और करीब महसूस कर रही थी। वो जितना खूबसूरत पल था उतना ही भावुक भी था। अच्छा आगे बताओ, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। पांचवें फेरे में लड़की अपने होने वाले पति से कहती है कि अपने घर परिवार के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी खर्च के लिए मेरी सलाह लेने और उसे अहमियत भी देने का वचन देते हैं तो मैं आपके बाएं आना चाहूँगी। मैं वचन देता हूँ, मैं मेरी निजी जिंदगी से जुड़ा कोई भी डिसीजन तुम्हारी एडवाइस के बिना नहीं लूँगा। धृति की खुशी उसकी आंखों से बह रही थी। वो पूरे समाज की परवाह किए बिना वहीं मंडप के एक कोने में आकाश के सीने में समाई हुई थी। आकाश ने उसके हाथों को थाम रखा था। छठे फेरे में लड़की अपने होने वाले पति से कहती है। धृति चुप हो गई। आकाश उसकी तरफ देखने लगा। धृति की भरी हुई आंखें बह निकली। आकाश ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेते हुए कहा, क्या हुआ धृति, बोलो ना। लड़की अपने पति से कहती है कि अगर मैं अपनी सहेलियों अथवा अन्य स्त्रियों या समाज के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सामने किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। बोलते बोलते धृति की आवाज़ रुंध गई। आकाश को एक एक करके वो सारे पल याद आने लगे थे जब जब उसने धृति को भरे समाज में बेइज्जत किया था। वो धृति के चारों ओर से बाहों में जकड़ लेता है और उसके कान के पास आकर कहता है, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी किसी भी वजह से मैं किसी के भी सामने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा जिससे तुम इंसल्टेड फील करो। धृति, मैंने जो कुछ भी पहले किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। धृति ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकने लगी, मानो कह रही हो, आपने वचन आज दिया है, उससे पहले जो भी किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वचन अधूरा है, अभी दूसरा हिस्सा नहीं सुनेंगे? हाँ बोलो मेरी जान। यदि आप किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखेंगे तो ही मैं आपके बाएं आना स्वीकार करती हूँ। आकाश सिर खुजलाने लगा। उसने पीने का इशारा करते हुए कहा, यू मीन आई कांट ड्रिंक? अब क्या पीना भी बंद करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, चलिए वचन दीजिए आप शराब नहीं पिएंगे कभी। आकाश खिसियाते हुए उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। यू आर लाइंग, ऐसा कोई वचन नहीं बताते पंडित जी। जाइए पूछ लीजिए पिताजी से। अब ये क्या है यार, थोड़ा सा तो ड्रिंक करता हूँ मैं। धृति बस उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। जैसी आपकी मर्जी। धृति उसके सीने से थोड़ा दूर होते हुए बोली। उसके दूर हटते ही आकाश ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपने सीने से सटा लिया। देखो, हमारी जिंदगी की नई खूबसूरत शुरुआत पर मैं कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता। मैं वचन देता हूँ कि धीरे धीरे करके मैं अगले कुछ सालों में पूरी तरह ड्रिंक करना छोड़ दूंगा। अचानक से नहीं होगा धृति, प्लीज मेरी बात मान जाओ। धृति ने मंडप में बैठे सभी लोगों से नजरें चुराकर आकाश के हाथों को अपने होठों के पास ले जाकर चूम लिया। आखिरी फेरा खत्म हो चुका था। अरे रे, तुम्हारे चक्कर में हम लोग लेट हो गए। जल्दी से बताओ लास्ट फेरे में क्या बोला पंडित जी ने? अंतिम वचन के रूप में लड़की अपने होने वाले पति से यह वचन मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप ये वचन मुझे दें तो ही मैं आपके बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूँ। वचनों की आड़ में तुम अपनी निजी ख्वाहिशें पूरी करवा रही हो। अरे मेरे भोलेनाथ, जब आप किसी लड़की को उसकी पूरी दुनिया से अलग करके अपने साथ ले जाएंगे तो आपको उसे वचन देना ही होगा और वह नई दुनिया कभी किसी तीसरे के कारण बर्बाद नहीं होगी।
और यही 7वां और आखिरी वचन है। आकर्ष ने उसे आंख मारी। अरे यार, सारी गर्ल्स को मदर सिस्टर मानना जरूरी है क्या? धृति को उसकी खुराफात समझ आ गई। उसने आकर्ष को घूर कर देखा। उप्स, मतलब आई स्वेयर, मैं पक्का हमारी छोटी सी क्यूट सी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को नहीं आने दूंगा बेबी। धृति मुंह बिचकाकर वैसी ही बैठ गई। ये जो बीच बीच में अंग्रेजी में गिटर पिटर कर जाते हैं वो हमारी समझ में तो नहीं आता, लेकिन हम मान लेते हैं आपने हमें ईमानदारी से वादा किया ही होगा। हाय मेरी जान, तुम्हें मैं खुद इंग्लिश सिखा दूंगा, फिर तुम भी मेरी तरह गिटर पिटर कर लेना। दोनों पूरी दुनिया से बेफिक्र एक दूसरे की बाहों में गुम थे। अच्छा आगे बताओ। अब क्या बताऊं, 7 फेरे तो हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब नीलम का पति उसे मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग भरेगा। इसका मतलब है कि उसे नीलम की सारी मांगे मंजूर है और वो 7 वचन पूरा करने के लिए तैयार है। मम्मा, मतलब लड़कियां कोई वचन नहीं देती? ये तो चीटिंग है यार। सारे प्रॉमिस मुझसे करवा लिए, गंदी लड़की हो तुम। नहीं देती। आप हमें विदा कराने आते हैं, हम आपको विदा नहीं कराते, इसलिए आपको हमारे वचन भरने होते हैं। जिस दिन से दूल्हों की विदाई होने लगेगी तो वचन दुल्हनों से भरवाए जाएंगे। मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकता, मुझ में इतनी डेयरिंग नहीं है। धृति नम आंखों से अपने मम्मी पापा को देखने लगी। आकाश उसकी फीलिंग समझ रहा था। उसने धृति अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा धृति। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बैठे थे। इधर मंडप में नीलम को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग भर दी गई थी। इधर धृति की मांग में भरा लाल सिंदूर आज और भी ज्यादा चमक रहा था। व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था। आकाश ने मैसेज खोला। अर्नव ने उसके और धृति के मंडप में बैठी हुई ढेर सारी फोटोज भेजी थी। आकाश ने एक क्यूट सी इमोजी उसे भेज दी। अगली सुबह नीलम विदा हो गई थी। घर में इतने दिनों के शोर शराबे और चहल पहल के बाद आज एकदम सन्नाटा था। मेहमान एक एक कर घर से विदा किए जा रहे थे। क्योंकि अगले दिन फैक्ट्री की जमीन का भूमि पूजन होना था, इसलिए आकाश और उसका परिवार अभी गांव में ही रुका था। पूरे दिन घर की व्यवस्था की गई और थके हुए परिवार ने जमकर आराम किया। अगले दिन भूमि पूजन के लिए पूरा घर तैयार हुआ। आकाश और उसका परिवार भूमि पूजन के बाद वहीं से अपने घर के लिए निकलने वाला था, इसलिए आकाश और धृति ने अपनी सारी पैकिंग भी कर ली थी। आकाश कार में धृति का वेट कर रहा था। धृति ने सुर्ख लाल रंग की जॉर्जेट की साड़ी और लाल चूड़ियों का सेट पहना हुआ था। बालों की लंबी सी चोटी उसकी कमर तक झूल रही थी और बीच मांग में भर सिंदूर उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। आकाश उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। धृति कार में बैठते ही सीट बेल्ट खोजकर बांधने लगी। आकाश ने उसे पकड़कर सीट बेल्ट उसके हाथ से छीन ली। अरे अरे, अर्नव ने बोला था ये लगाना बहुत जरूरी होता है। अर्नव की ऐसी की तैसी। वो उसके ऊपर झुका और सीट बेल्ट बांधने लगा। धृति अपने पेट पर गुदगुदी सी महसूस कर रही थी। आकाश जानबूझकर अपनी उंगलियों उसके पेट पर फिरा रहा था। धृति को हंसी आ रही थी। आकाश ने अपने होठों को उसके गालों पर रख दिया। तुम इतनी हंसती क्यों हो? आकाश ने उसके गाल अपने होठों से सहलाते हुए पूछा। क्योंकि मुझे हंसी आ जाती है, मैं क्या करूं? धृति ने बहुत मासूम चेहरा बनाकर कहा। आकाश उसके बाल कान के पीछे करता हुआ उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। सुनिए, मम्मी पापा पीछे वाली कार में ही है, चलिए वरना वो आ जाएंगे। आकाश उसके ऊपर से हटता इसके पहले ही कार के शीशे पर नॉक हुआ। अगर रोमियो ने जूलियट की सीट बेल्ट बांधी हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अर्नव खुराफाती हंसी हंसते हुए बोला। धृति और आकाश दोनों एक साथ बोल पड़े। तुम क्या? क्यों? क्योंकि मॉम डैड की कार में धृति के मम्मी पापा बैठे हैं, इसलिए आप लोगों को अपने टेस्टी कबाब में इस हड्डी को जबरदस्ती घुसेड़ना पड़ेगा। और एक्चुअली एक नहीं 2 हड्डियां हैं। धृति का भाई भी हमारी कार में ही आएगा। आकाश ने बाहर देखा। अर्नव के पीछे खड़ा रज्जन दांत निपोड़कर हंसे जा रहा था। आकाश को लगा था वो और धृति अकेले कार में जाएंगे, 2-2 जोकरों को भी साथ ले जाना होगा। ये सोचकर ही उसका मुंह बन गया। खैर, दोनों कार में बैठ गए। रज्जन को तो बस कार में बैठने का आनंद लेना था। वो आराम से सीट पर पसर कर बैठ गया। जिज्जा, कोई गाना चलाओ बढ़िया वाला अपने टीवी पर, रज्जन ने कहा तो आकाश ने एली गोल्डिंग का लव मी लाइक यू डू सॉन्ग प्ले कर दिया। ये गाना वो धृति को सुनाना चाहता था। सॉन्ग प्ले करने के बाद वो धृति की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। धृति भी उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। कैसा लगा? आकाश ने धृति से धीरे से पूछा। का गाना? और क्या, ये गाना है? हमें लगा लड़की अंग्रेजी में समाचार सुना रही है। आकाश को गुस्सा आ रहा था कि उसने धृति को देखकर गंदा से मुंह बना दिया। गाना रज्जन और धृति दोनों के सर के ऊपर से जा रहा था। रज्जन बगल में बैठे अर्नव से बोला, काए भैया, ये लौंडिया रोकाए रही है, इसका मर्द इसे छोड़कर भाग गया क्या? आकाश ने गाड़ी रोकी और अपना सर पीट लिया और वो रज्जन को गले से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अर्नव बीच में आ गया। अरे भैया भैया, कूल कूल। अर्नव समझ गया ये दोनों के टाइप वाला सॉन्ग नहीं है। वो झट से बोला,
भैया मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए, मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ। आकर्ष ने कर दिया और अर्नव ने यूट्यूब खोलकर तेरी आँखें का यो काजल बजा दिया। धृति खुशी के मारे उछल पड़ी और उसके बाद धृति और रज्जन और अर्नव ने आकर्ष की कार में डांस फ्लोर समझकर वो उत्पात मचाया कि बेचारे आकर्ष का गाड़ी चलाना दूभर कर दिया। आकर्ष को रज्जन और अर्नव पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो धृति को बेफिक्री से डांस करता देख मुस्कुरा रहा था। आकर्ष ने धृति का हाथ पकड़कर खींचा, वो बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आ गई। आकर्ष उसके कानों में फुसफुसाता हुआ बोला, घर पहुंचकर तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही डांस करना होगा, सिर्फ मेरे लिए। अच्छा जी, हाँ जी रानू जी, आपको घर पहुंच मेरे लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। उसकी मदहोशी भरी आवाज ने धरती के बदन में गुदगुदी सी भर दी। वो शर्माकर पीछे हटकर सीट पर बैठ गई। अर्नव जो जासूसी भरे अंदाज में सीट से लटककर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, रज्जन ने उसकी टी शर्ट खींचते हुए बोला, ओ देखो भैया कौआ। रज्जन ने धृति और आकर्ष की बातें सुन रहे अर्नव की खोपड़ी पकड़कर कार की खिड़की के पास घुमा दी। आकर्ष और धृति दोनों मुड़कर पीछे देखने लगे। अबे कौवा नहीं देखा क्या मैंने अपनी जिंदगी में? अर्नव रज्जन को झिड़कता हुआ बोला। हाँ तो कबूतर कबूतरी भी तो बहुत देखे होंगे ना, काहे उनकी गुटरगु में टांग अड़ा रहे हो? रज्जन ने चोर नजर से धृति आकर्ष को देखते हुए कहा तो अर्नव की हंसी छूट गई। अचानक रज्जन को कुछ याद आया और वह आकर्ष के कान के पास जाकर धीरे से बोला, जीजा आप चौहान साहब से मिलने को बोले थे, आज ही मिल लो, बब्बन कहीं बाहर गया है, जल्दी ही लौटेगा। अच्छा किया बता दिया, मैं तो भूल ही गया था। सब फैक्ट्री वाली जमीन पहुंच गए थे। पंडित जी ने रक्षित और शोभा को एक साथ पूजा के लिए बैठने को कहा। ये जमीन मैंने अपने बेटे के लिए खरीदी थी, इसलिए फैक्ट्री की नींव वही रखेगा। आकर्ष ने धरती को अपने बाएं बैठने का इशारा किया। जैसे ही धरती उसके करीब बैठी, आकर्ष उसके कान में बोला, देखो मैंने शादी का पहला वचन निभा दिया। ये हमारी शादी के बाद मेरा पहला शुभ काम है, जिसमें तुम मेरी हिस्सेदार हो और आगे भी रहोगी हमेशा। धरती को बस अपने सारे ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे थे। उसने हमेशा यही सब तो चाहा था जो अब उसे पूरे हक से मिल रहा था। भूमि पूजन के बाद रक्षित पंडित जी से बोले, बस भाई साहब अब हम लोग हाईवे तक तो आ ही गए हैं, यहीं से शहर चले जाएंगे, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। आकर्ष को भी कुछ काम बाकी था। आखिर उसे रणदीप चौहान से मुलाकात जो करनी थी, उसने बीच में ही टोक दिया। डैड मेरा कुछ काम बाकी रह गया है, मैं सोच रहा था आज भर में निपटा कर कल घर आता हूँ। सब हैरानी से उसे देखने लगे। भाई आपको रूही की फैमिली से भी तो मिलना है, आप भूल रहे हैं शायद। मैं कल सुबह घर आकर सबसे पहले वहीं जाऊँगा। भाई कल इंगेजमेंट है, आप इतनी जल्दी सब कैसे मैनेज कर पाओगे? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? इन सब की बातचीत चल ही रही थी कि धरती के पिताजी बोल पड़े, अरे भाई साहब जब आकर्ष बाबू को काम है तो आप सब भी एक दिन हमारे साथ रुक जाइए। वैसे भी शादी की भीड़ भाड़ में आपकी मेहमान नवाजी भी नहीं कर पाए। रक्षित ने थोड़ी नानुकुर तो की, लेकिन पंडित जी के बार बार कहने पर वे मान गए और सबके साथ वापस गाँव लौट आए। वापस आते ही आकर्ष रज्जन के साथ कार में बैठकर चौहान साहब की हवेली की तरफ बढ़ गया। घर में काफ़ी चहल पहल थी। घर की सजावट की जा रही थी, मानो किसी बड़े फंक्शन की तैयारी चल रही हो। रज्जन को कुछ खास नहीं पता था। दोनों अंदर पहुंचे। एक भारी भरकम रौकदार व्यक्तित्व वाला बड़ी बड़ी मूंछों वाला इंसान झक्क सफ़ेद कुर्ता पायजामे में हवेली के मुख्य हॉल में बीचों बीच सोफे पर बैठा हुआ था। यही यही है जमींदार साहब, रज्जन ने धीरे से आकर्ष के कानों में कहा। जैसा कि रज्जन ने आकर्ष को जमींदार साहब के स्वभाव के बारे में बताया था, आकर्ष ने आगे बढ़कर सम्मान सहित उनके पैर छू लिए। वे इस तरह एक अजनबी नौजवान को पैर छूते देख चौंक गए। रज्जन पीछे खड़ा था। आप कौन? पहचाना नहीं मैंने, रणदीप जी बोले। मैं आकर्ष सिंह राजपूत, रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एमडी, साथ ही यहाँ के मुखिया जी का दामाद हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था, मिलने की इच्छा हुई तो चला आया। आकर्ष सिंह राजपूत सुनते ही रणदीप चौहान थोड़ा गंभीर हो गए, लेकिन फिर बहुत कोमलता से आकर्ष को बैठने के लिए बोला। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आकर्ष घर की सजावट देख रहा था। वो हंसते हुए बोला, लगता है कुछ गलत टाइम पर आ गया, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मेरी बेटी शहर से वापस आई है, कल उसकी गोद भराई है, बस उसी की तैयारियां चल रही थी। अभी बातचीत चल ही रही थी कि सुंदर से हल्के नीले रंग के अनारकली कुर्ते और लैगिंग में ठाकुर साहब की बेटी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में आई। उस पर नजर पड़ते ही आकर्ष के मुंह से निकला, तुम? आकर्ष चौंक कर रह गया। अपने पिता से अपनी शादी का सारा सच जानकर आकर्ष अब आगे क्या करेगा? क्या आकर्ष धरती को दिए अपने सातों वचन निभाएगा? क्या वह धरती के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है अब? अर्नव और रज्जन क्या यूं ही आकर्ष और धरती की लव लाइफ में हड्डी बने रहेंगे? और जमींदार साहब के घर किसे देखकर चौंक गया आकर्ष? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ मेरे दिल बता
ओनली ऑन रिश्तों की कहानियाँ पर। और हाँ, जाने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी भाग आप सुन सकें। और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट करके अपनी फीलिंग शेयर करते रहिए, ताकि मेरा और आपका इंटरेक्शन भी होता रहे। यही माध्यम है एक दूसरे से जुड़े रहने का और अपनी बात कहने का। तो फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग में कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।